जय हिंद, वंदे मातरम। आज 26 फरवरी है। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में हर कोई जानता है, हर कोई इनका नाम कभी न कभी कहीं न कहीं अवश्य सुनता होगा, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत अगर कहा जाए तो एक ग्रंथ तैयार हो सकता है, परंतु संक्षिप्त में, छोटे में इनके कार्यों का और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनके योगदान के बारे में हम ऑडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। विनायक सावरकर जी का जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था। उनकी माताजी का नाम राधाबाई तथा पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके दो भाई थे, गणेश जी व नारायण दामोदर सावरकर, तथा एक बहन नैनीबाई थी। जब वे केवल 9 वर्ष के थे तभी हैजे की महामारी में उनकी माताजी का देहांत हो गया। इसके 7 वर्ष के बाद 1899 में प्लेग की महामारी में उनके पिताजी भी स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद विनायक जी के बड़े भाई गणेश ने परिवार के पालन पोषण का कार्य संभाला। दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गणेश के व्यक्तित्व का विनायक पर गहरा असर पड़ा। विनायक ने शिवाजी स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही वे पढ़ाकू प्रवृत्ति के तो थे ही, इसलिए उन दिनों उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। आर्थिक संकट के बावजूद बाबा राव ने विनायक की उच्च शिक्षा की इच्छा का समर्थन किया और प्रबंध किया। इस अवधि में विनायक जी ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेला का आयोजन किया। शीघ्र ही इन नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना के साथ क्रांति की ज्वाला भी जाग उठी। सन 1901 में रामचंद्र त्रयंबक चिपलूनकर की पुत्री यमुनाबाई जी के साथ उनका विवाह हुआ। उनके ससुर जी ने उनके विश्वविद्यालय की शिक्षा का भार उठाया और 1902 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए किया। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण दिया करते थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित होते रहते थे, जो बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी छपे। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से ज़्यादा प्रभावित थे। 10 मई 1907 को इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई और इस अवसर पर विनायक सावरकर जी ने अपने तेजस्वी भाषण में प्रमाणों सहित 1857 के संग्राम को गदर नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम सिद्ध कर दिया। जून 1908 में इनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो गई, परंतु इसके मुद्रण की समस्या आई। इसके लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किए गए, किंतु सभी के सभी प्रयास असफल रहे। बाद में यह पुस्तक किसी प्रकार गुप्त रूप से हॉलैंड से प्रकाशित हुई और इसकी प्रतियां फ्रांस पहुंचाई गई। इस पुस्तक में सावरकर जी ने 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई साबित किया था। मई 1909 में इन्होंने लंदन से बार एटला की परीक्षा उत्तीर्ण कर, परंतु उन्हें वहां वकालत करने की अनुमति नहीं मिली। इस पुस्तक को सावरकर जी ने पीक वीक पेपर्स व स्काउट पेपर्स के नाम से भारत पहुंचाई थी। लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हरदयाल जी से हुई, जो इन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख करते थे। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा द्वारा विलियम हर्ट कजन वाइली को गोली मार दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था। 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु 8 जुलाई 1910 को एस मौर्या नामक जहाज से भारत ले जाते हुए सीवर होल के रास्ते सावरकर जी पलायन कर गए। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके बाद 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया। इस प्रकार सावरकर जी को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए दो दो आजीवन कारावास की सजा दी, जो विश्व के इतिहास की पहली अनोखी सजा थी। सावरकर ने अपने मित्रों को बम बनाना और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने की कला भी सिखाई। 1909 में सावरकर जी के मित्र और अनुयायी मदन लाल ढींगरा जी ने एक सार्वजनिक बैठक में अंग्रेज अफसर की जब हत्या कर दी थी, तो ढींगरा के इस काम से भारत और ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई थी और सावरकर जी ने ढींगरा को राजनीतिक और कानूनी सहयोग भी प्रदान किया। लेकिन बाद में अंग्रेज सरकार ने गुप्त तरीके से प्रतिबंधित परीक्षण कर ढींगरा जी को मौत की सजा दे दी, जिससे लंदन में रहने वाले भारतीय छात्र भड़क गए। सावरकर जी ने ढींगरा को एक देशभक्त बताकर क्रांतिकारी विद्रोह को और उग्र कर दिया। सावरकर जी की गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने हत्या की योजना में शामिल होने और पिस्तौल भारत भेजने के जुर्म में उन्हें फंसा दिया, जिसके बाद सावरकर जी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।
अब सावरकर जी को आगे के अभियोग के लिए भारत ले जाने का विचार किया गया। जब सावरकर जी को भारत जाने की खबर पता चली तो सावरकर ने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जहाज से जो वो प्लान कर गए थे, वो अपने मित्र को फ्रांस के रुकते वक्त भाग जाने की योजना बताए थे। और जब जहाज रुका, सावरकर जी खिड़की से निकलकर समुद्र के पानी में छलांग लगा दिए, जिसे एक ऐतिहासिक छलांग के रूप में माना जाता है। सावरकर जी की गिरफ्तारी से फ्रेंच सरकार ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत इन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा पर सेल्युलर जेल भेज दिया गया। उनके अनुसार यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। कैदियों को यहाँ नारियल छील कर उसमें से तेल निकालना पड़ता था। साथ ही इन्हें यहाँ कोल्हू में बैल की तरह जुतकर सरसों व नारियल आदि का तेल निकालना होता था। इसके अलावा उन्हें जेल के साथ लगे व बाहर के जंगलों को साफ कर दलदली भूमि व पहाड़ी क्षेत्र को समतल भी करना होता था। रुकने पर उनको कड़ी सजा व बेत व कोड़ों से पिटाई की जाती थी। इतने पर भी इन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। सावरकर जी 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे। 1920 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक जी के कहने पर ब्रिटिश कानून न तोड़ने और विद्रोह न करने की शर्त पर उनकी रिहाई हो गई, क्योंकि सावरकर जी जानते थे कि सालों जेल में रहने से बेहतर भूमिगत रहकर उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा है। उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकेंगे, क्योंकि जेल में रहकर वे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उनका सर्वप्रथम प्रयास ये था कि जेल से बाहर आया जाए। 1921 में मुक्त होने पर वे स्वदेश लौटे और फिर 3 साल जेल भोगी। जेल में उन्होंने हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा और इस बीच 7 जनवरी 1925 को इनकी पुत्री प्रभात का जन्म हुआ। मार्च 1925 में उनकी भेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी से हुई और 17 मार्च 1928 को इनके बेटे विश्वास का जन्म हुआ। इन्हीं के प्रयास से 1931 में मुंबई में पतित पावन मंदिर की स्थापना हुई, जो सभी हिंदुओं के लिए समान रूप से खुली थी। इस तरह अनेकों कार्य, जितने कार्य हम यदि गिनाए जाएं तो सावरकर जी के कार्य अथाह हैं और इनके कार्यों की जानकारी, इनके बारे में विस्तार से जानकारी हमारे गूगल पर, इंटरनेट पर और अन्य कई साहित्यों में भी उपलब्ध है। तो मैं भी वहीं से लेकर बोल रहा हूँ, चूँकि इनकी जानकारी जग जाहिर है और पूरा हिंदुस्तान, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि आधा विश्व इन्हें जानता है, इनका सम्मान करता है। सावरकर जी ने 10,000 से अधिक पन्ने मराठी भाषा में तथा 1500 से अधिक पन्ने अंग्रेजी में लिखे थे। बहुत कम मराठी लेखकों ने इतना मौलिक लिखा है। उनकी सागरा प्राण तळमळला, हे हिंदू नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा, जयोस्तुते, तानाजीचा पोवाड़ा आदि कविताएं तो अत्यंत लोकप्रिय हैं। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सावरकर जी सदैव प्रयत्नशील रहते थे। लंदन स्थित भारत भवन में संस्था अभिनव भारत के कार्यकर्ता रात्रि को सोने के पहले स्वतंत्रता के 4 सूत्रीय संकल्पों को दोहराते थे। उसमें से जो चौथा सूत्र था वो था हिंदी को राष्ट्रभाषा व देवनागरी को राष्ट्र लिपि घोषित करवाना। अंडमान की सेलुलर जेल में रहते हुए उन्होंने बंदियों को शिक्षित करने का काम तो किया ही, साथ ही वहां हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु काफ़ी प्रयास किया। 1911 में कारावास के दौरान राजबंदियों को जब कुछ रियायतें मिलना शुरू हुई तो सावरकर जी ने उन लोगों को, राजबंदियों को राष्ट्रभाषा पढ़ाने का कार्य किया। वे सभी राजबंदियों को हिंदी का शिक्षा लेने के लिए आग्रह करते थे और ऐसा करने के लिए वो उनकी पूरी मदद भी करते थे। सावरकर जी के इतने कार्य हैं कि मैं छोटे से संदेश में बता ही नहीं पाऊंगा, इसलिए छोटे छोटे में संक्षिप्त में बता रहा हूं, क्योंकि यदि सिर्फ ऑडियो के माध्यम से इनकी पूरी जीवनी कही जाए तो कम से कम कई घंटे लग जाएंगे। और आप जल्दी जल्दी भी बोल रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द सुनने वाले को भी ये लगे कि सावरकर जी को छोटे में उनके कार्य के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। कुछ ऐसे कार्य हैं जो विशेष तौर पर सावरकर जी पर ही फिट बैठते हैं, अर्थात उन्होंने ही किए हैं। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ कि सावरकर जी भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उसके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1905 के बंग के बाद सन 1906 में स्वदेशी का नारा दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अपने विचारों के कारण बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1857 की लड़ाई को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम ये नाम दिया था और 1907 में
इस परिप्रेक्ष्य में लगभग 1000 पन्नों का इतिहास लिखा था। वे भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी पुस्तक को प्रकाशित होने के पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया था। वे दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला था। वे पहले भारतीय राजनीतिक कैदी थे जिन्होंने एक अछूत को मंदिर का पुजारी बनाया था। वे गाय को एक उपयोगी पशु मानते थे। सावरकर जी गांधी जी के तो वैसे कटु आलोचक थे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के साथ जर्मनी के विरुद्ध हिंसा को गांधी जी द्वारा समर्थन किए जाने को उचित नहीं ठहराया था। सावरकर जी ने अपने ग्रंथ हिंदुत्व के पृष्ठ 81 पर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति बगैर वेद में विश्वास किए भी सच्चा हिंदू हो सकता है। उनके अनुसार केवल जातीय संबंध या पहचान ही हिंदुत्व को परिभाषित नहीं करता, बल्कि किसी भी राष्ट्र की पहचान के लिए 3 गुण आधार होते हैं: भौगोलिक एकता, जातीय गुण और साझा संस्कृति। सावरकर जी ने ही वह पहला भारतीय झंडा बनाया था जिसे जर्मनी में 1907 की अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा ने फहराया था। वे प्रथम क्रांतिकारी थे जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया और बाद में उनके निर्दोष साबित होने पर उनसे माफी मांगी। सावरकर जी ने भारत की आज की सभी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समस्याओं को बहुत पहले ही भांप लिया था। ये उनकी दूरदर्शिता ही कही जा सकती है। 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लगभग 10 वर्ष पहले ही वो कह दिए थे कि चीन भारत पर आक्रमण अवश्य करेगा। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद गोवा की मुक्ति की आवाज सबसे पहले सावरकर जी ने ही उठाई थी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों की फहरिस्त में स्वतंत्र वीर सावरकर अग्रिम पंक्ति में खड़े योद्धा के समान हैं। पूरे महाराष्ट्र को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को इन पर गर्व है। इनका नाम हमारी जहन में आते ही राष्ट्रभक्ति का एक तूफान मन में उमड़ने लगता है। एक जन्म में हजारों जन्मों को जी लेने वाले महान व्यक्ति सावरकर जी 26 फरवरी 1966 को मुंबई में भारतीय समयानुसार 10 बजे अपना शरीर छोड़कर परम धाम को प्रस्थान कर गए। धन्य है ये मिट्टी, धन्य ये धरा, जहां सावरकर जी जैसे महान क्रांतिकारी ने जन्म लिया, और धन्य है हम कि हम भी उसी मिट्टी पर जन्म लिए जहां पर इतने इतने महान कर्मठ, जीवट और साहसी स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से मिटाने के लिए, गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए निस्वार्थ अपने जीवन का बलिदान दे दिया। हम उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं और आज सावरकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।